हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी विच इज़ द मोस्ट अवेटेड यूनिट ना। सारे जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा मज़ा जिस यूनिट को पढ़ने में आता है दैट इज़ द ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि भाई आपको खुद अपनी बॉडी के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, चीज़ों के बारे में डिटेल में जानने को मिलता है। बट इस यूनिट को पढ़ते वक्त एक गलती भी जनरली सारे बच्चे करते हैं, क्या? क्योंकि इस यूनिट में बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम चाहते हैं हम उनको पूरा डिटेल में जान लें और अभी से अपने एमबीबीएस की आधी पढ़ाई कर लें। बट ऐसा आपको नहीं करना है। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए तो पहले नीट क्रैक करना है, तब जाके आप ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन वगैरह कितना भी डिटेल में पढ़ना कोई नहीं रोकेगा आपको, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा ही होगा। बट अभी एट प्रेजेंट आपको ये यूनिट ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि हमें उतना ही डिटेल में जाना है जितना नीट में पूछा जाता है, ठीक है? बहुत, क्योंकि इस चैप्टर में जैसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, वहाँ तो बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। वहाँ पर हार्ट अटैक है ना, हार्ट फेलियर, फिर उसके लिए जो सर्जरीज होती हैं, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, तो बहुत जनरल वर्ड्स हैं ये जो आपने अपनी डेली लाइफ में सुने हैं, है ना, प्रैक्टिकली देखी भी हैं चीज़ें, तो इसलिए उनकी डिटेल में चले जाते हो आप। इतना ज़्यादा टाइम इस यूनिट में इन्वेस्ट कर देते हो कि आपका बाकी का जो सिलेबस है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 11th के टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद अभी 12th का भी तो वास्ट सिलेबस आपको पूरा करना है ना, इसी साल नीट 2024 निकालना है आप लोगों को। तो 12th के भी यूनिट्स के लिए हमको जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बहुत सारे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो उसके लिए भी टाइम निकालना है। इसलिए ह्यूमन फिजियो को आप उतना ही पढ़ेंगे जितना मैं आपको पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी बेस्ड, प्लस जहाँ जहाँ ज़रूरत है मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके आपको चीज़ें बताऊंगी, ठीक है? क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझने के लिए मैं थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है? तो जितना एनसीईआरटी में है उतना लिमिट होकर ही अभी हमको ह्यूमन फिजियो सीखनी है, क्योंकि वी हैव टू क्रैक द नीट एग्जाम। अभी एमबीबीएस थोड़ी ना, अगर हम ज़्यादा पढ़ लेंगे थोड़ी ना आप डॉक्टर बन जाओगे अभी, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इस यूनिट में क्या क्या है। वैसे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहले 7 चैप्टर्स हुआ करते थे, बट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर इज डिलीटेड। हालांकि वो चैप्टर पढ़ने में भी बड़ा मजा आता था। डाइजेस्टिव सिस्टम आप 10th में तो पढ़ते ही हो, उसको और डिटेल में जानते हैं, लेकिन ठीक है, एनएमसी ने भी हटा दिया, न्यू एनसीईआरटी ने भी हटा दिया। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर अब से आप लोगों को नहीं पढ़ना है। वी विल स्टार्ट विद द ब्रीदिंग, यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आप पढ़ते हैं हमारा स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, क्योंकि हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो उसमें हमारी मसल्स हेल्प करती है ना। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी ओरल कैविटी में, टंग में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो सब मसल्स की वजह से हो रहे हैं। हाथ हिला रहे हैं तो मसल्स की वजह से, आई को इधर से उधर आई मूवमेंट्स कर रहे हैं, सब मसल्स की वजह से हो रहा है ना। नेक मूवमेंट कर रहे हैं, एवरीथिंग, फ्रॉनिंग, जो भी एक्सप्रेशंस हैं फेस पे भी हमारे मसल्स हैं। तो ये पूरा जो मस्कुलर सिस्टम है हमारा वो, प्लस हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारी बॉडी में बोन्स भी तो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। अगर हम चलते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि अगर कोई भी पार्ट फ्रैक्चर हो जाता है तो उस पार्ट को मूव नहीं कर पाते। तो फ्रैक्चर में तो बोन फ्रैक्चर हुई है, तो फिर मूव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जनरली हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बोन्स से अटैच हैं। बोन एक बेस का काम करती है जिसके अलॉन्ग मसल मूवमेंट करती है। तो अगर बोन फ्रैक्चर हो जाएगी तो मसल भी मूव नहीं कर पाती है, ठीक है? तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो आपकी यूनिट है, इसमें हम मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम कवर करेंगे, ठीक है क्या? देन फिर जो चैप्टर है आपका न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसको भी न्यू एनसीईआरटी ने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। इसमें से जो लास्ट का सेगमेंट है आई एंड ईयर वाला टॉपिक वो हटा दिया है, ठीक है? तो वो भी हमको नहीं पढ़ना है, एनएमसी ने भी नहीं रखा है वो अपने सिलेबस में, ठीक है? तो बढ़िया हो गया आपके लिए। एंड केमिकल कंट्रोल में वी हैव टू स्टडी अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हमारे हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है? तो लगभग देखो जरा हमारी बॉडी के मेजर सिस्टम्स यहाँ पर आ गए क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, मस्कुलर, स्केलेटल, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। रह गया एक तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो आप 12th में पढ़ते हैं, एंड प्लस हमारा इम्यून सिस्टम जो पूरी बॉडी में किसी एक जगह लोकलाइज नहीं है, बल्कि हर जगह इम्यून सिस्टम की कुछ ना कुछ चीज़ प्रेजेंट है। तो वो भी 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में इम्यून सिस्टम के बारे में आता है, ठीक है? तो जो हमारे मेजर सिस्टम्स हैं, मेजर ऑर्गन्स हैं, वो सब इसमें कवर होंगे, ठीक? तो इसमें हमें पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, एक बार अगर ओवरऑल मैं तुम्हें आइडिया दूं ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है। देखो सीधी सी बात है, हम सेल्स के बने हैं, ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स, और सेल्स को काम करने के लिए एटीपी चाहिए। ये बात हमने प्लांट फिजियोलॉजी में भी सीखी। भाई कोई भी अगर हमारी बॉडी सेल है तो उसको काम करने के लिए एटीपी चाहिए कि नहीं चाहिए? सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को बनाता है, और एटीपी बनाने के लिए फूड चाहिए, उसके ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यस और नो?
तब जाके ATP बनेगी। एंड यू नो इस प्रोसेस में साथ में ये सब भी प्रोड्यूस होता है, CO2, H2O, ATP, ये सब बड़े अच्छे से हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ा था। तो अगर हमारी सेल को फूड एंड, हालांकि वी नो कि फूड कभी भी ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, हमने पढ़ा है ना, पहले फूड का ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलाइसिस से, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट जाता है, क्रैब्स साइकिल होता है, फिर ETS होता है, उससे ATP बनती है। सेम प्रोसेस जो प्लांट्स में होता है वही ह्यूमन सेल में होता है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है ऐसा मैंने। तो इसका मतलब हमारी सेल्स को काम करने के लिए फूड चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो नेचर ने हमको क्या दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम दिया कि भाई फूड कैसे खाओगे तुम, फूड अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में लो। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ही एनर्जी बना के बॉडी को दे देता है, गलत। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि एक हॉलो कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है हमारी माउथ से लेकर एनस तक, इस पूरी कैनाल में जो खाना हम खा रहे हैं ना बच्चों, वो वहाँ पर ATP नहीं बना रहा, वो खाना वहाँ डाइजेस्ट हो रहा है। क्योंकि हम जो चीज़ें खाते हैं उनमें कई सारे कॉम्प्लेक्स फूड हैं, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, कार्बोहाइड्रेट, कोई भी, सेल्यूलोज है, किसी चीज़ का डाइजेशन होता है, किसी का नहीं होता। प्रोटीन्स भी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खा रहे हैं, फैट्स भी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खा रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर याद है आपको? बायोमॉलिक्यूल में हमने पढ़ा था ये सब लॉन्ग चेन्स होती हैं, इन सब के मोनोमर्स होते हैं। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो क्या करता है, पॉलीमर्स को मोनोमर्स में बदलता है। क्यों बदलता है भाई, क्या ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि जो हमारी सेल्स हैं उनको मोनोमर्स की सप्लाई करनी है। तो जैसे ही इंटेस्टाइन तक खाना पहुंचता है उस दौरान फूड का डाइजेशन हो जाता है, और आपकी जो इंटेस्टाइन है ना, उसको आप एक पाइप की तरह समझ लो। तो उस पाइप में वॉल लेयर्स हैं, उस पाइप की जो वॉल है, जैसे नॉर्मली पाइप प्लास्टिक का बना होता है, बट यहाँ पर जो हमारा इंटेस्टाइन का पाइप है उसमें 4 लेयर्स होती हैं। आपको अब डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ना ना, बट मैं आपको जस्ट एक इंट्रो दे रही हूँ जिससे आप चीज़ों को कनेक्ट कर सको। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की वॉल में एक लेयर होती है, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, ऐसे करके 4 लेयर्स होती हैं। तो उनमें से जो अंदर से सेकेंड लेयर होती है, सबम्यूकोजा, वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। वो टिश्यू क्या करता है, उस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जिसमें सेल्स लूज हों और बहुत सारी ब्लड वेसल्स हों। कहीं भी मैं पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में कनेक्टिव टिश्यू वर्ड बोलूँ ना, तो समझ जाना हम कैसे टिश्यू की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जिसमें सेल्स लूजली पैक्ड है, सेल्स के चारों तरफ जो खाली जगह है उसमें मैट्रिक्स भरा हुआ है, खूब सारे फाइबर्स हैं, और इसी में खूब सारी ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज वगैरह, है ना। इसी में नर्व्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, जो भी हमारी बॉडी को सप्लाई है वो मेनली कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू होती है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में आप इस इंटेस्टाइन को एक पाइप मान लो, तो इसकी जो वॉल लेयर है, उस वॉल लेयर में क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा है। तो जो भी खाना हमने खाया, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उन कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर देता है। इन सिंपलर फूड को ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। इंटेस्टाइन से खाना कहाँ चला जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स में, और ब्लड जब पूरी बॉडी में घूमता है तो इस खाने को सारी सेल्स को प्रसाद की तरह थोड़ा थोड़ा बांट देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट चाहिए सेल्स को, वो दे देता है, अमीनो एसिड्स दे देता है, फैटी एसिड्स दे देता है, जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ यहीं से डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही हम तक पहुंच रहा है। कुछ चीज़ें बॉडी में बनती भी हैं, बट मैक्सिमम हमें न्यूट्रिशन के थ्रू मिल रही हैं, ठीक है। और क्या ऐसा ज़रूरी है हर चीज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, हर चीज़ का डाइजेशन हो? कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हमने वाटर का इंटेक किया है तो वाटर यानी H2O को थोड़ी ना H2O2 में बदलेंगे, वाटर तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमने मिनरल्स खाए हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इवन विटामिन्स भी, चाहे से ऑर्गेनिक होते हैं बट डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ चीज़ें पहले सिंपलर फॉर्म में बदलती हैं, फिर एब्जॉर्ब होती हैं। तो ये जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, इसके लिए नेचर ने हमको क्या दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, समझ गए। तो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का जो सोर्स है फूड, उसकी सप्लाई पूरी बॉडी को कहाँ से हो रही है, अल्टीमेटली डाइजेस्टिव सिस्टम से। इसलिए नेचर ने बनाया हमारे में डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है भाई। सारी सेल्स को खाना तो मिल गया, बट आपको पता है जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक ATP भी नहीं बनेगी। ETS के लास्ट स्टेप पर ऑक्सीजन चाहिए होती है, पढ़ते हैं ना हम। तो इसका मतलब नेचर को बनाना पड़ा, अब हमारी हर सेल को देना है ऑक्सीजन, तो क्या बना दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको ध्यान है एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो जनरली बहुत ही सिंपल बॉडी प्लान रखते हैं ना, तो उनकी तो हर सेल को इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन मिल जाती है। प्लांट्स में तो बहुत ही अच्छे से होता है, एनिमल्स में, लोअर एनिमल्स में सिंपली बॉडी सरफेस से O2 CO2 का डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एनिमल्स कॉम्प्लेक्स होते गए, एक्वेटिक की जगह
टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहने लगे, तो अगर आपको ध्यान हो एनिमल किंगडम, तो सबसे पहले आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डेवलप हुए थे, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में काइटिनस एक्सोस्केलेटन है ना, बॉडी के चारों तरफ काइटिन की बनी कवरिंग है, तो बॉडी डायरेक्टली कैसे O2 CO2 का डिफ्यूजन करे, स्किन तो कवर्ड है, तो वहाँ से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बनना शुरू हुए थे और फिर धीरे धीरे इवॉल्व होते गए। तो ह्यूमंस में सोचो हमारी बॉडी में मिलियन ट्रिलियन अनगिनत सेल्स हैं, है ना, उन सबको ऑक्सीजन पहुंचानी है, तो हर सेल किसके कांटेक्ट में है, ब्लड के, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन कैसे जाएगी, उसके लिए नेचर ने हमको दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम। नॉस्ट्रल दिए, एयर जा रही है अंदर, ट्रैकिया से होती हुई रेस्पिरेटरी ट्री में होती हुई लंग्स में, एल्वियोलाई में जा रही है, जो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, और फिर वहाँ से जैसे अभी मैंने आपको कहा ना इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स कांटेक्ट में है, वैसे ही अगर ये हमारा लंग है तो लंग्स में क्या होता है, जो ट्रैकिया है उसका पाइप ऐसे आकर बहुत सारी ब्रांच में डिवाइड होता है और अल्टीमेटली ऐसे बैग्स बनाता है, दैट इज एल्वियोलाई। जो मैं अभी आपको ये बेसिक समझा रही हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी है। आप ह्यूमन फिजियो को जनरली बच्चे अगर आप थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ोगे ना, आपको समझ नहीं आएगी, बिल्कुल प्रैक्टिकली आराम से समझ के पढ़ो इसको, ठीक है। तो एल्वियोलाई क्या है, बैग्स हैं, जैसे प्लास्टिक की छोटी छोटी हॉलो बॉल्स होती है ना, वैसे बैग्स हैं। कई बच्चे ऐसा भी सोचते हैं, मैंने देखा एल्वियोलाई को ना सेल समझ लेते हैं, सेल कैसे हुई, सेल होती तो अंदर साइटोप्लाज्म होता, न्यूक्लियस होता, एयर के लिए तो जगह ही नहीं बचती। तो एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई एक बैग है जिसमें जैसे अगर मैं इधर एक एल्वियोलाई बनाऊं तो सेल्स तो इसकी बाउंड्री में है बच्चों, यस और नो। 3D में आप एक बॉल इमेजिन करो प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की जगह यहाँ पर क्या है, सेल्स की लेयर है, सिंगल लेयर है, और अंदर हॉलो स्पेस है जो कि कनेक्टेड है सीधा बाहर नॉस्ट्रल के थ्रू इन्वायरमेंट से। तो एयर इसमें से होती हुई सीधा हमारे एल्वियोलाई में भर जाती है, और एल्वियोलाई, ईच एंड एवरी एल्वियोलाई इज सराउंडेड बाय कैपिलरीज। जैसे एक डायग्राम दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को, आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये देखो, ये आ रहा है, ये एल्वियोलाई हैं, सेक्शन लेके दिखाया है, ये बंद दिखाएं, तो देखो कितना डेंस नेटवर्क है, हाईली वैस्क्यूलराइज्ड। वैस्क्यूलराइज्ड, वेस्क्यूलर वर्ड कहीं भी आए मतलब ब्लड सप्लाई, वैस्क्यूलर टिश्यू, जैसे प्लांट्स में होता है जाइलम फ्लोएम, हमारा वैस्क्यूलर क्या है, टिश्यू, ब्लड है, तो वैस्क्यूलराइज्ड है हमारे एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के अंदर जो एयर भरी है वो बाहर वाली ब्लड वेसल्स में आ जाएगी। ऐसा भी मत समझना, कई बच्चे कहते हैं कि लंग्स में ब्लड सप्लाई हो रही है, तो आप सोचते हो कि एल्वियोलाई में जाके ब्लड भर गया। ब्लड, हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, तो हमारा ब्लड हमेशा कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में रहेगा, ठीक है। जब भी उसे बॉडी के किसी पार्ट से चीज़ों का एक्सचेंज करना है तो वो कैपिलरीज के थ्रू करेगा, ना कि सेल्स में ब्लड भर जाएगा। हम कहते हैं सेल को ब्लड सप्लाई हो रही है, तो तुम ये मत समझ लेना कि अगर ये एक सेल है तो भाई ब्लड इसके अंदर भर गया, थोड़ी ना सेल्स के अंदर ब्लड भर दोगे। ब्लड सप्लाई का मतलब कि कोई भी ब्लड वेसल अगर आ रही है तो वो थिन वेसल्स में कन्वर्ट हो गई है, कैपिलरीज में। अब ये इतनी पतली वॉल है कि कोई भी चीज़ अंदर बाहर जा सकती है, ठीक है। तो नेचर ने क्या किया, ऑक्सीजन का सोर्स किसको बनाया है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। वहाँ से ऑक्सीजन कहाँ आ गई, ब्लड में आ गई, और ब्लड आपको पता है पूरी बॉडी को बांट ही देगा, तो हमारी सेल्स को ऑक्सीजन भी मिल गई, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंपॉर्टेंस हो गई। सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों दिया भाई, दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं होता, ट्रांसपोर्ट व्हीकल ही नहीं होता हमारी बॉडी में, तो ना तो खाना पहुँचता ना ऑक्सीजन पहुँचती। यानी कि आपको चीज़ों को पहुँचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए किसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो हो रहा है बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, चीज़ों को इधर से उधर पहुंचाना। ठीक है क्या ये बात, ठीक है भाई। तो 3 सिस्टम तो हमें समझ में आ गए, इन तीनों के बिना तो हमारी ज़िंदगी चलने से रही। डाइजेस्टिव सिस्टम भी ज़रूरी है, रेस्पिरेटरी भी ज़रूरी है, और सर्कुलेटरी भी ज़रूरी है। अब अगर सेल्स में सिर्फ एक ही रिएक्शन थोड़ी ना हो रही है, सेल्स में तो बहुत तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। जैसे यहाँ पर ही बन गया एक तो CO2, पर CO2 को तो बॉडी ने क्या किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही निकाल दिया। बट यू नो हमारी सेल्स में और भी कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे हमारी सेल्स में अमोनिया बनती है, अमोनिया को लिवर में भेज दो तो लिवर की सेल्स में यूरिया बनता है ना। मसल्स में आप पढ़ोगे आगे क्रिएटिनिन बनता है। ऐसे और भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो हमारी बॉडी में ज़्यादा देर रहे तो टॉक्सिसिटी कर सकते हैं, तो उनको बॉडी से रिमूव करना था। तो नेचर ने हमें क्या दिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगेन एनिमल किंगडम में देखो, जो शुरुआती फाइलम थे वो तो क्या करते हैं, सीधा वाटर में रहते हैं, अमोनिया बनी बाहर डिफ्यूज आउट कर दिया, बॉडी में रखते ही नहीं है वेस्ट प्रोडक्ट को। बट जैसे जैसे एनिमल्स इवॉल्व हुए, उनकी बॉडी पे कवरिंग्स आने लगी, तो अब वो कैसे एक्सक्रीट करें, बॉडी सरफेस से तो कर नहीं सकते, तो उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनने लगे। जैसे सबसे पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन बना था
प्लेटीहेल्मिन्थीज में, है ना, फ्लेम सेल्स। फिर धीरे धीरे वो इवॉल्व होते गए और कॉर्डेट्स में बनी किडनीज। तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी से रिमूव करने के लिए नेचर ने हमको क्या दिया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है क्या? हालांकि एक्सक्रीटरी सिस्टम तक चीज़ों को पहुंचाने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ये भी बाय ब्लड ही जाएंगे, ये भी सर्कुलेटरी के थ्रू ही जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं हार्ट की पंपिंग हमेशा होती है, हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता। तुम तो कहते हो मैम थक गए थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, तुम्हारे हार्ट को देखो कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स करता रहता है, हमेशा काम करता है, कुछ सेकंड्स के लिए कुछ मिनट्स के लिए भी नहीं रुकता तुम्हारा हार्ट। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखोगे तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो मेहनत करने का जो जज्बा है, जो तरीका है, वो सीखना है ना, तो तुम्हारी बॉडी से ही सीखो तुम। सबसे बड़ा नेचर ने एक तरह, जब तुम ह्यूमन फिजियो पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि सबसे बड़ी साइंटिस्ट तो नेचर ही है। उसने जिस तरह से हमारी बॉडी को डिज़ाइन किया है, शायद ही कोई चीज़ हम इतने अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं कि बॉडी में करोड़ों ट्रिलियन मिलियन अनगिनत सेल्स हैं और उन सबको हर चीज़ सप्लाई भी हो रही है, हर चीज़ उनसे कलेक्ट भी की जा रही है, चीज़ों का इंटेक भी हो रहा है, चीज़ों का रिमूवल भी हो रहा है, एवरीथिंग इज़ देयर। इवन इन सबको कंट्रोल करने के लिए CPU भी है हमारे पास, ब्रेन है हमारा। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ में आ गया क्यों है हमारे में, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स वगैरह। तो ये चारों सिस्टम ही हमारे वाइटल सिस्टम्स हैं। क्या खाना नहीं मिलेगा तो फिर भी चलो थोड़े दिन रह लेंगे क्योंकि फूड स्टोर्ड होता है हमारे लिवर में, बट फिर भी कुछ दिनों बाद तो चाहिए ही। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी में तो ऑक्सीजन का कोई स्टोरेज तो है नहीं हमारी बॉडी में। हीमोग्लोबिन में जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है वो बस कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स हमारा काम चला सकती है। अगर किसी का गला घोट दें कुछ ही मिनट्स में उसकी डेथ हो जाती है। तो ऑक्सीजन सप्लाई तो हर वक्त ज़रूरी है आपकी बॉडी को, है ना। किडनी किसी की फेल हो जाए, पर्सन विल डाई। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमेशा काम करता रहना ज़रूरी है। ठीक है, अब डायलिसिस का प्रोसीजर है, आर्टिफिशियल किडनी वाला प्रोसीजर है, बट हेल्दी ह्यूमन में तो ये भी ज़रूरी है। तो ये सब हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। लंग्स हो गए, किडनीज हो गई, इन सबको चलाने वाला ब्रेन हो गया हमारा। ठीक है, और क्या चाहिए हमारी बॉडी के काम करने के लिए? हम सारे मूवमेंट्स भी तो करते हैं, तो मूवमेंट्स के लिए हमको क्या चाहिए, अभी बताया मैंने तुम लोगों को। मूवमेंट्स के लिए हमको चाहिए मसल्स एंड बोन्स। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इन सारी चीज़ों को कितने सिस्टम्स हो गए, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन, इन सब को कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। इन सब का कंट्रोलिंग दो सिस्टम्स के पास है। वैसे तो हम यही पढ़ते हैं कि शायद एक ही के पास है, नर्वस सिस्टम के पास, बट नहीं, दो तरह का कंट्रोल हमारी बॉडी पर होता है। एक तो न्यूरल कंट्रोल और दूसरा केमिकल कंट्रोल। हमारी सेल्स को नर्व्स से तो सिग्नल मिलते ही मिलते हैं बच्चों, पर हमारी सेल्स को हॉर्मोन्स से भी सिग्नल्स मिलते हैं। हमारी हर सेल पर कुछ डोरबेल्स लगी रहती हैं। जब हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था तो सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स पढ़े थे क्या, प्रोटीन्स पढ़े थे क्या? तो कुछ प्रोटीन्स एक्ट एज रिसेप्टर्स। जैसे ही हार्मोन बॉडी में सिक्रीट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन को कहाँ डालती हैं, अगेन ब्लड में डालती हैं। ब्लड के थ्रू हार्मोन पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं, जहाँ भी उनको अपना रिसेप्टर मिलता है उस सेल पर चिपक जाते हैं और सेल को सिग्नल दे देते हैं कि भाई तुम्हें क्या काम करना है, कैसे एक्शन करना है। ग्रोथ करवानी है तो ग्रोथ हार्मोन्स भेज देती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, बेबी के बर्थ के समय मिल्क सिक्रीशन करवाना है तो प्रोलैक्टिन मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क को बनाता है, ऑक्सीटोसिन इजेक्ट करवाता है। तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में हैं जो सेल्स को सिग्नल देते हैं बाय एक्टिंग ऑन द रिसेप्टर्स, जिससे कि क्या हो, जिससे कि सेल अपना फंक्शन करे। तो हमारी सेल्स को सिग्नल किससे मिल रहे हैं, हार्मोन्स से मिल रहे हैं, प्लस हर सेल को ब्लड सप्लाई की तरह नर्व सप्लाई भी है। नर्व्स भी सारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, सारे सेल्स को सिग्नल्स देती हैं कि कैसे काम करना है। ना, अगर कोई पार्ट पैरालाइज हो जाए तो दिखने में बिल्कुल सही है वो पार्ट, बट हिला ही नहीं पा रहा पर्सन। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन से कनेक्शन ही टूट चुका है, ब्रेन की जो भी नर्व है वो डैमेज है, वो उस पार्ट को सिग्नल ही नहीं दे रही है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है हमारा नर्वस सिस्टम। समझ में आया? तो ये जो हमारे 7 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं, इन्हीं के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। अच्छे से इमेज बन गई दिमाग में, व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। ये तो हट ही गया कोर्स से, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, चलो भाई आते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और बता दूं क्या, कि वैसे तो एनिमल टिश्यू चैप्टर हम लास्ट में पढ़ेंगे, बट फिर भी क्योंकि हर जगह आएगी ये चीज़ें कि जो कोई भी एनिमल अगर है
इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो हमारे में कोई भी ऑर्गन, कोई भी चीज़ 4 तरह के टिश्यूज से बनी हुई है। कौन से 4 तरह के टिश्यूज से बनी हुई है? किसी भी ऑर्गन की जो कवरिंग है ना बच्चों, वो बनी है एपिथेलियल टिश्यू की। जैसे मैंने तुम्हें कहा इंटेस्टाइन एक पाइप है, तो इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल है उसमें जो सेल्स हैं वो क्या है? एपिथेलियम। अब मैंने तुम्हें कहा एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई की जो वॉल है ये कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियम। कोई भी, किसी भी ऑर्गन, इवन आपकी स्किन भी क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। तो किसी भी ऑर्गन की, चाहे वो सॉलिड ऑर्गन है, हॉलो ऑर्गन है, जो कवरिंग्स हैं वो किसकी बनी है? जनरली हॉलो ऑर्गन्स के रेफरेंस में देखो तो एपिथेलियल टिश्यू के। तो कहीं भी मैं एपिथेलियम वर्ड बोलूँ तो समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट अ कवरिंग, अ लेयर, ठीक है ना। उसमें भी अगर ये लेयर फ्लैट सेल्स की है, ये आएगा इस चैप्टर में, तो आप उसको बोलते हो स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर ये लेयर क्यूब लाइक सेल्स की है तो उसको आप बोलते हो क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और अगर ये लेयर लंबी लंबी सेल्स की है, जैसे इंटेस्टाइन में होती है, तो आप इसको बोलते हो कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ठीक है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू में कहीं भी बोलूँ तो समझ जाना कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ कवरिंग, ठीक है। एंड इसी तरह एक मैंने तुमको बोला, हर ऑर्गन में आपको कनेक्टिव टिश्यू भी मिलेगा। जनरली सॉलिड ऑर्गन है, जैसे मान लो लिवर है, लिवर सॉलिड ऑर्गन होता है, तो उसके पूरे अंदर जो सेल्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म में ही एक तरह से भरी हुई हैं। सेल्स हैं, हो सकता है डेंसली पैक्ड हो, लूजली पैक्ड हो, उनके बीच बीच में क्या हो? मैट्रिक्स हो। मैट्रिक्स मतलब लिक्विड, जेल जैसा मटेरियल। क्यों छोड़ा जेल जैसा मटेरियल? बताओ। अगर मान लो कनेक्टिव टिश्यू में, एक बॉक्स में मान लो हम कनेक्टिव टिश्यू बनाए, तो ये सब तो हैं सेल्स, इनको पास पास नहीं बनाया एपिथेलियम की तरह। एपिथेलियम को तो क्या करना था? बाउंड्री बनाना था, इसलिए सेल्स को पास पास बनाया। बट कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स को दूर दूर रखा है, जिससे सेल्स के चारों तरफ जेल मैट्रिक्स हो, और इन सेल्स को वो भी तो चाहिए नरिशमेंट, तो ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं क्रॉस होनी चाहिए क्या इन जगहों से? तो इनको इस तरह से बनाया है कि ब्लड जो है वो अपनी चीज़ें सेल्स को दे सके और सेल्स अपनी चीज़ें ब्लड में डाल सके। उसके लिए सेल्स के चारों तरफ फ्लूइड भी है, जिसको आप टिश्यू फ्लूइड कहते हो, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू जनरली इस तरह का होता है जनरली, और बहुत सारा इसका मेजर एक बड़ा सा क्लासिफिकेशन होता है, वो हम अभी नहीं पढ़ रहे, एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे। एंड रिमेंबर, हमारी बॉडी का 50% टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है ये। इवन कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही है, ठीक है। देन तीसरा टिश्यू जो हमारा है, जो हमारी बॉडी को बनाता है, वो है मस्कुलर टिश्यू। आपकी पूरी बॉडी में एपिथेलियल कवरिंग्स और कनेक्टिव कवरिंग्स के अलावा क्या है बच्चों? मसल्स हैं। मसल्स को अलग से मस्कुलर टिश्यू में रखा गया है, ठीक है, जिससे हम अपना फंक्शन करते हैं। और इन सबको कंट्रोल जो कर रहा है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, इसको किसने बनाया है? नर्वस टिश्यू ने। तो किसी भी एनिमल की बॉडी में उसको बनाने के लिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो कहीं भी नाम आए तो आप थोड़ा सा कोरिलेट कर पाओ, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। चलो अब हम आते हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक साइंटिस्ट का इंट्रो दिया है बच्चों, दैट इज एल्फोंसो कॉर्टी। हालांकि कॉर्टी ने ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के बारे में बताया था। अब तो ईयर का स्ट्रक्चर, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ना हमारे ईयर में अंदर एक जलेबी जैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉक्लिया। उस कॉक्लिया की मेम्ब्रेन पर होता है एक ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। उसी में ऐसी सेल्स होती हैं, जब जैसे ही कोई साउंड वेव आती है, टकराती है, मतलब इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में ना ऐसे सेल्स होती हैं जिन पे हेयर लगे रहते हैं, तो जो भी वाइब्रेशंस हैं जब वो टकराते हैं तो ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के बारे में, इसीलिए इसका नाम रख दिया। बट अब ईयर तो हट ही गया, तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी आपको डिटेल में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? ब्रीदिंग एंड, अच्छा, ह्यूमन फिजियो का कोई भी चैप्टर ले लो आप, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले उस सिस्टम का स्ट्रक्चर, फिर उस सिस्टम का काम करने का तरीका यानी कि फिजियोलॉजी, और फिर उस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी पहले हम ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर इनका काम करने का तरीका, पूरा का पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और लास्ट में रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी कैसे इस सिस्टम को रेगुलेट करती है, और कुछ 3-4 डिसऑर्डर्स, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से क्या लिखा है? एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। देखो पहले इन्होंने कह दिया कि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन नहीं करती, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल, मोनोमर्स का ब्रेक डाउन करती है।
तो उसको मोनोमर्स की फॉर्म में फूड पहुंचाना है, इसीलिए वो काम कौन कर चुका है, वो काम तो डाइजेस्टिव सिस्टम कर चुका है। अब इस फूड का ब्रेक डाउन करने की जिम्मेदारी सेल्स की ही है, बट वो कब करेंगी, जब उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, तो क्यों इसका ब्रेक डाउन करना है, टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यस वी नो, प्लांट्स में भी हमने पढ़ा सेम प्रोसेस है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड, ठीक है, टू द सेल्स, एंड CO2 हैव टू बी रिलीज्ड आउट। CO2 भी टॉक्सिक गैस है, यू नो ना, अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो टॉक्सिसिटी होती है तुरंत हमारी बॉडी में। आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, कुछ जगह ऐसे अलार्मिंग सेंटर्स, अलार्म बेल्स लगाई गई हैं जो तुरंत CO2 की बढ़ी कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेती हैं और ब्रेन को सिग्नल दे देती हैं कि रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा दो, फटाफट CO2 को निकालो। जब हम कभी डीप ब्रीदिंग करते हैं या यॉर्निंग करते हैं, ऐसा करते हैं ना हम लोग, डीप ब्रीथ करते हैं, तो वो जनरली हाई CO2 को निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप पढ़ोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन से इतना अफेक्ट नहीं होता, ऑक्सीजन तो कंटिन्यूस सप्लाई करता ही रहता है। ऑक्सीजन अगर कम पहुंच रही है ऑर्गन्स में तो उसका कारण है हीमोग्लोबिन में कोई डिफेक्ट है, बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन जाती रहती है। जो मेन अलार्मिंग कंडीशन है हमारे सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, वो है हाई लेवल ऑफ CO2। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पढ़ेंगे रेगुलेशन वाले टॉपिक में। सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो छोटी क्लासेस से तुम एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो क्या ब्रीदिंग की, इनटेक ऑफ O2, एक्सेल ऑफ CO2, लेकिन ये थोड़ी सी गलत है टेक्निकली, क्योंकि हम कभी भी O2 का इनटेक करते हैं कि हमारी नाक में कोई फिल्टर लगा है क्या कि एयर में से बोलेगा O2 को तुम अंदर आ जाओ, नहीं ना, हम तो पूरी एयर अंदर ले रहे हैं। एंड एयर का कंपोजिशन पता है आपको, 21% O2 है, 78% नाइट्रोजन है, 0.03% CO2 है और प्लस एडिशनल गैसेज हैं। तो यहाँ कोई फिल्टर नहीं लगा कि उसमें से सिर्फ O2 को अंदर लेगा। तो इनटेक ऑफ O2 नहीं बोलना चाहिए हमको, हम इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर कर रहे हैं बच्चों। पूरी एयर हमारे लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुँच रही है। अब एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है, एल्वियोलाई जो बॉल है ना, उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसको नेचर ने O2 एंड CO2 के लिए ही परमिएबल बनाया है। नॉर्मल कंडीशंस पे वो सिर्फ O2 एंड CO2 के लिए ही परमिएबल है। ऐसे ही ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल भी की जो वॉल है वो भी इसी के लिए परमिएबल है। तो कौन सी गैसेस का आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा, O2 एंड CO2 का। बाकी गैसेस जैसे हमारे अंदर आई हैं वैसे ही बाहर निकल जाएंगी। बस जब बाहर निकल रही है एयर तो उसको बोलते हैं CO2 रिच एयर, क्योंकि हमारे ब्लड ने CO2 डाली ना एल्वियोलाई में, O2 ली उससे, तो कंपोजिशन चेंज हुआ है डेफिनेटली। ठीक है, तो करेक्ट डेफिनेशन क्या है ब्रीदिंग की, इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड आउट या एक्सेलेशन ऑफ CO2 रिच एयर। ठीक है, बट हाँ, ये क्यों किया हमने, फॉर द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। ठीक है, ब्रीदिंग को ही कॉमनली रेस्पिरेशन कहा जाता है। वैसे अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन में सिर्फ ब्रीदिंग नहीं आता बच्चों, रेस्पिरेशन एक पूरा का पूरा बड़ा प्रोसेस है, ब्रीदिंग तो उसका एक पार्ट है। ब्रीदिंग में आपने सांस ले ली, ब्रीद इन ब्रीद आउट, हो गया क्या रेस्पिरेशन, सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच गई। सोचो, आपने ब्रीद इन किया, इनहेल किया, एयर आपके एल्वियोलाई में पहुंच गई, क्या एल्वियोलाई में एयर पहुंचने से आपके पैर की सेल को ऑक्सीजन मिल गई क्या, नहीं मिली ना। तो रेस्पिरेशन में तो बहुत लंबा प्रोसेस है। क्या क्या होगा रेस्पिरेशन में, आप ब्रीद इन करोगे, अब आपके एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में O2 का एक्सचेंज होगा, एल्वियोलाई से O2 ब्लड में आएगी, अब ब्लड उस O2 को लेकर जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 होगा, फिर जब सेल तक पहुंचेगा तो O2 देगा, एक्सचेंज ऑफ O2 होगा दोबारा, फिर सेल के अंदर उस O2 से फूड बनेगा, उसको भी तो रेस्पिरेशन ही बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में तो ये सब कुछ आता है, इवन फिर वहाँ पे CO2 बनेगी, फिर सेल CO2 ब्लड को दे देगी, ब्लड उस CO2 को लेकर फिर से लंग्स तक आएगा, एल्वियोलाई को CO2 देगा और आप ब्रीद आउट करोगे। तो ब्रीदिंग इज जस्ट अ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पूरे प्रोसेस को मिलाकर कहते हैं, इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इसमें वो भी आता है, आगे स्टेप्स हैं, वहाँ पे पूरी लिस्ट बनी हुई है इसकी। ठीक है, नाउ प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, you know that it is due to breathing. How do we breathe? The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the chapter. ठीक है, तो चलिए, नहीं, न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर 14 है, पुरानी एनसीईआरटी में ये 17 था, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये नंबर कैसे चेंज हो गया। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी बदला नहीं है।
तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो पहले इन्होंने जनरलाइज बताया कि अगर हम पूरे एनिमल किंगडम में देखें तो कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखो एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइन से क्वेश्चन बनता है. यहाँ से तुमसे पूछ लेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं. तो आपको पता है जैसे फिशेस पानी में रहती हैं तो उनके पास गिल्स हैं, हम लैंड पे रहते हैं तो हमारे पास लंग्स हैं. तो एक तो हैबिटेट पे डिपेंड करता है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी तो करेगा. हाइड्रा, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, इन सब में तो सिंपल लेवल था, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ही नहीं, बॉडी सरफेस से करते हैं. ठीक है. लोअर इनवर्टिब्रेट लिखा भी है इन्होंने, हाईलाइट करो इस पॉइंट को. जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट, फ्लैटवॉर्म्स, यहाँ तक इवन आर्थ्रोपोडा से ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बने. आर्थ्रोपोडा से पहले जो एस्के हेलमिंथीज, एनेलिडा, उनमें आपको ध्यान है मॉइस्ट क्यूटिकल होती है स्किन पर, तो ये सब स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है. एक्सेट्रा लिखा है ना इन्होंने, तो यहाँ पर एक तरह से फ्लैटवॉर्म के बाद आप ये भी लिख सकते हो एस्के हेलमिंथीज यानी निमेटोडा एंड एनेलिडा. हालांकि इन दोनों के पास बस एडिशनली मॉइस्ट क्यूटिकल होती है बट वो स्किन की ही तो कवरिंग है. ठीक है. तो ये सब कैसे करते हैं एक्सचेंज O2 एंड CO2 का? बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस. दे हैव नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ध्यान रखना. तो सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी, देखो लिखा है ना, अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल. ठीक है. ये एक तरह से क्यूटिकल को आप स्किन का ही पार्ट मान सकते हो. अगर नहीं हो ऑप्शन में क्यूटिकल स्पेसिफाई कर रखा हो तो फिर वो चूज कर लेना. ठीक है. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहाँ से बनने शुरू हुए? आर्थ्रोपोडा से. यहाँ पे लिख देना, वैसे मैंने एनिमल किंगडम में लिखवाया था. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फर्स्ट डेवलप्ड इन आर्थ्रोपोडा, जिसमें इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस, एरेक्निडा ये सब आते हैं, है ना. तो क्या होता है भाई इंसेक्ट्स के पास, याद है क्या? इंसेक्ट्स के पास होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब, दैट इज ट्रेकियल सिस्टम. याद है? ट्रेकी, ट्रैकियोल, स्पाइरेकल्स, जैसे हमारे में नॉस्ट्रल्स होते हैं, कॉकरोच में स्पाइरेकल्स होते हैं ना, जिनके थ्रू वो एयर का एक्सचेंज करते हैं. अच्छा, यहाँ तो इन्होंने सिर्फ ट्रैकियल सिस्टम दिया है बट हमने पढ़ा था क्या, जो क्रस्टेशियंस हैं, प्रॉन्स हैं, उनमें बुक गिल्स होते हैं. फिर जो स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन है, एरेक्निडा है, उनमें बुक लंग्स होते हैं. तो ये सब रेस्पिरेटरी ऑर्गन की लिस्ट में ही आएंगे. ओके. टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी. स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं बच्चों, तुम जनरली भी याद रखना. कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर गिल्स से रेस्पिरेशन करता है तो उसको बोलते हैं ब्रैंकियल. ठीक है. अगर लंग्स से करता है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी. और अगर स्किन से करता है ना, अगर स्किन से करता है बॉडी सरफेस से, तो उसके लिए लिख लो, उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ठीक है. ये 3 वर्ड्स याद रखना. अगर स्किन से करता है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्लियर? देन तो इन्होंने बताया है कि गिल्स से कौन कौन रेस्पिरेशन करता है. मैंने कहा ना एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स. एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स यानी बताओ, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में आते हैं क्रस्टेशियंस. ठीक है. मॉलस्का, मॉलस्का में टिनीडिया था क्या, फेदर गिल्स, याद है, फेदर की तरह मेंटल कैविटी में. वेयर एज लंग्स कहाँ मिलेंगे आपको? टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. थोड़ा सा इन्होंने उलझा दिया है. मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आपको सारे एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लिख दूंगी, तो आप वो लिस्ट बना लेना. ठीक है. नाउ वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें बच्चों, वर्टिब्रेट याद है ना, परम, पाइसीस से लेकर मैमल्स तक. तो फिशेज में तो आपको पता है गिल्स ही होते हैं हमेशा. एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, चारों में लंग्स होते हैं. बिल्कुल. एम्फीबियन में एडल्ट स्टेज में, और राम में तो हमेशा बता रखा है मैंने लंग्स होते हैं. चाहे कोई रेप्टाइल पानी में भी रहता है, क्रोकोडाइल, कोई मैमल पानी में रहता है, डॉल्फिन, व्हेल, कोई बर्ड पानी में रहती है, डक्स, तो भी उनमें गिल्स नहीं होते. वो पानी के अंदर नहीं रह सकते, उनको हमेशा बाहर की तरफ रहना पड़ेगा, बीच बीच में बाहर आना पड़ेगा जिससे वो रेस्पायर कर सकें. तो इन सब में लंग्स होते हैं. बस एम्फीबियंस में यू नो कि जब एम्फीबियन टेडपोल स्टेज में होता है, लार्वल स्टेज में होता है, तो लार्वल स्टेज में क्या करते हैं एम्फीबियंस? एम्फीबियंस लार्वल स्टेज में क्या करते हैं? गिल्स होते हैं इनके पास, जिससे वो रेस्पिरेशन कर सके. और एडल्ट स्टेज में फ्रॉग्स में लंग्स भी होते हैं. एंड यस, ये लिख दिया ना, देखो ये रहा, स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है. ये लिखा हुआ तो वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है. स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है. ठीक है.
तो 3 तरह का रेस्पिरेशन याद रखना है। ब्रांकियल, अब तुमसे नीट में पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स शो ब्रांकियल रेस्पिरेशन, तो आपको याद आना चाहिए गिल्स किस किस में है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, फिशेज में हो गए, मोलस्का में टिनिडिया फैदर गिल हो गया। आपसे पूछ लेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, तो मेजरली तो राम रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में, थोड़े बहुत स्पाइडर वगैरह में बुक लंग्स होते हैं। और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अगर स्किन से पूछ रहे हैं तो एक तरह से देखा जाए तो जब हम इसको स्किन बोलेंगे ना तो स्किन को भी एक ऑर्गन मानते हैं, तो वेल डेवलप्ड जो स्किन है वो एम्फीबियंस के पास है, तो उनमें क्यूटेनियस है। हम कर सकते हैं क्या स्किन से रेस्पिरेशन, या रेप्टाइल्स और बर्ड्स कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? हमारी सब स्किन, हम सबकी स्किन केराटिनाइज्ड है बच्चों। फिशेज में भी स्किन पर स्केल्स हैं, सिर्फ फ्रॉग्स ऐसे हैं जिनकी स्किन पर कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होता, तो फ्रॉग्स अपनी स्किन को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्ट स्किन होती है ना उनकी, फ्रॉग्स की कैसी जेली जैसी स्किन होती है, जबकि हम सब में कवरिंग्स हैं, हमारे में हेयरी कवरिंग है, केराटिन चढ़ा हुआ है, तो वी कांट डू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, परम में सिर्फ एम्फीबियंस में ही क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मिलेगा और किसी में नहीं है। ठीक है क्या? समझ में आ गया आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में? चलो, तो आज की क्लास वैसे तो हो गई है हमारी लगभग, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारा बेसिक भी पढ़ाया। बस हल्का सा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बेस्ड इंट्रो दे देती हूँ, डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अगर हम आए, उसकी बात करें, तो यहाँ तो इन्होंने सीधा लैरिंग्स से शुरू किया है, बट यू नो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें सबसे पहले क्या है बच्चों? सबसे पहले नॉस्ट्रल्स हैं। ये देखो मैंने एक एडिशनल डायग्राम लिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल से एयर कहाँ जाती है? हमारी नेजल कैविटी में। अब देखो हम सोचते हैं कि अरे बस ये है हमारी नेजल कैविटी, इतनी सी नहीं है हमारी नेजल कैविटी। ये जो हमारी ओरल कैविटी है ना, इसके जैसे एक घर में एक फ्लोर, उसके ऊपर एक और फ्लोर, तो वैसे ही हमारी ओरल कैविटी के जस्ट ऊपर नेजल कैविटी ऐसे है। इस डायग्राम से आइडिया लग रहा है आपको? इस तरह से ये ओरल कैविटी है जिसमें टंग है, और ये हमारी पूरी नेजल कैविटी है। तो एयर ऐसे घूमती हुई फिर यहाँ आती है ये ट्रैकिया में। ठीक है, तो सबसे पहले नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से एक क्रॉसिंग दिख रही है क्या यहाँ पर आपको? देखो इधर ज़रा, हम कुछ खाएंगे, ये हमारी ओरल टंग है, तो हमने कुछ भी खाया तो ये हमारी ओरल कैविटी से फूड होता हुआ यहाँ जाता है। कहाँ? हमारे फूड पाइप में। हमारा फूड पाइप तो ऐसे पीछे की तरफ है, अगर आप सामने से देखोगे ना तो इन नेक के स्ट्रक्चर्स में अंदर जाएंगे हम, तो पहले विंड पाइप है, फिर विंड पाइप के जस्ट पीछे फूड पाइप है। तो लैटरली देखोगे तो विंड पाइप तो इधर दिखेगा, फूड पाइप इसके पीछे दिखेगा। ठीक है, तो फूड पाइप में तो खाना आना है, लेकिन जो आप एयर इनहेल कर रहे हो, ये रही एयर, ये कहाँ जानी है? इसको जाना है विंड पाइप में। दोनों पाइप पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो क्या ये एक जैसे चौराहा नहीं होता, इधर से व्हीकल्स इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, 1 2 3 4 4 ओपनिंग, वैसा एक चौराहा है क्या हमारे यहाँ पे नेक में? इसको बोलते हैं फैरिंग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा ना, वरना फैरिंग से यूज टू हो जाते तुम। तो ये क्या है? फैरिंग्स, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। और देखो नेचर ने भी कैसे गजब का तरीका बनाया है, ये नहीं कि एयर को पीछे से पीछे भेज देते और फूड को यहाँ से आगे भेज देते, क्रॉसिंग बनाई है, फूड को पीछे की तरफ, एयर को आगे की तरफ। इससे एक फ़ायदा मिल जाता है मेडिकल में कि कभी मान लो किसी पर्सन का बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया और पूरा वो ब्रीद नहीं कर पा रहा है, तो तुरंत एक प्रोसीजर करते हैं, तुमने कभी देखा हो तो यहाँ पे कट लगाते हैं और जो ट्रेकिया है उसमें एक ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं जिससे एयर लंग्स तक जाती रहे। बट लंबा नहीं प्रोसीजर होता, कुछ समय के लिए किया जा सकता है, वरना इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं, आपसे नहीं पूछेंगे, जस्ट नॉलेज के लिए बताया था। ठीक है, तो फैरिंग्स, फिर फैरिंग्स के बाद एयर कहाँ जाएगी? आपके विंड पाइप में। बट हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो विंड पाइप है उसकी शुरुआत, जो उसका शुरुआती हिस्सा होता है, वहाँ पे एक कार्टिलेज का बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। फिर लैरिंग्स के बाद हमारा विंड पाइप। ये देखो, जैसे अगर स्ट्रेट वे में देखें तो ये ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया के ऊपर की तरफ ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये लैरिंग्स का हॉलो, अंदर से बीच में से हॉलो है, तभी तो एयर गुजरेगी ना। पैक कर दोगे तुम तो कैसे एयर गुजरेगी? तो लैरिंग्स है, कार्टिलेजेस का बना हुआ बॉक्स है, वहाँ से एयर अंदर से होती हुई कहाँ आ जाएगी? हमारे विंड पाइप में। तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स को यहाँ लेबल करें, देखो ये भी एक मुझे अच्छा लगा डायग्राम, तो ये लंग्स का पूरा इसमें दिखाया है। तो यहाँ पर अगर हम लेबल करें तो इसमें आप ऐसा करना, यहाँ पे लिखना सबसे पहला है नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल से एयर कहाँ जा रही है? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी से कहाँ जाएगी बताओ? नेजल कैविटी से फैरिंग्स में, और फैरिंग से एयर आएगी लैरिंग्स में। लैरिंग से कहाँ जाएगी? ट्रैकिया में। ये रही हमारा ट्रैकिया। एपिग्लॉटिस से भी बताऊंगी क्या होता है। ठीक है, ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है दोनों लंग्स के लिए ब्रोंकाई में, इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। ये रहा
दिस इज प्राइमरी ब्रोंकस, ये हमारा 6th पार्ट है, ठीक है। फिर प्राइमरी ब्रोंकस क्या करता है बच्चों, अंदर ना सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, बहुत सारी ब्रांचेस बनाता है। जैसे एक पेड़ की खूब सारी टहनियाँ नहीं होती, ब्रांचेस नहीं होती, बिल्कुल वैसा एक रेस्पिरेटरी ट्री हमारे लंग्स में होता है, जिसकी हर लास्ट ब्रांच किस में खुलती है, एल्वियोलाई में। तो ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है या ये जो ब्रोंकियोल्स हैं, इन सबको मिलाकर कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर हम ना प्राइमरी ब्रोंकस से शुरू होता है, इसको हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ट्री में। यहाँ पर लिख लो, प्राइमरी ब्रोंकस अंदर क्या बनाता है, रेस्पिरेटरी ट्री, जिसमें ब्रोंकियोल्स, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, दैट वी स्टडी, ठीक है। और फिर फाइनली सबसे लास्ट में किस में जाकर ओपन होता है, एल्वियोलाई में। ये भी एक तरह से रेस्पिरेटरी ट्री का ही पार्ट है। क्लियर, समझ में आ गया। और इस पूरे रेस्पिरेटरी ट्री को खुला नहीं छोड़ सकती थी नेचर, इन पाइप्स को खुला छोड़ देती, कोई भी जरा सा भी फोर्स आता है डैमेज हो जाते पाइप, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लंग्स बनाया है। एक्चुअली में लंग्स में एयर नहीं भरी हुई है, लंग्स के एल्वियोलाई में एयर भरी हुई है। लंग्स तो एक प्रोटेक्टिव बैग है, समझ रहे हो। तो ये हो गए हमारे लंग्स, दैट इज 7th मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्री बंद है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्री इज प्रोटेक्टेड बाय लंग्स। समझ में आ गया क्या, ये हमारे मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हुए। और लंग्स जिनको कि अपना साइज कम ज़्यादा करना है, तभी तो ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, तो लंग्स की बाउंड्री मसल्स की नहीं बनी, तो लंग्स को ब्रीद इन ब्रीद आउट कराने के लिए, उनको बड़ा छोटा करने के लिए लंग्स के जस्ट नीचे की तरफ एक मस्क्यूलर बैंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ मैमल्स में होता है, डायाफ्राम, ठीक है। क्या है ये, डायाफ्राम। डायाफ्राम इज अ, लिख लेना, मस्क्यूलर बैंड, पूरा मसल्स का बना हुआ है। देखो इस डायग्राम में दिख रहा था क्या अच्छे से, ये रहा, एक मस्क्यूलर बैंड है। और यही डायाफ्राम हमारी थोरैसिक कैविटी और हमारी एब्डोमिनल कैविटी को अलग कर रहा है। ह्यूमन बॉडी में हेड, नेक, उसके बाद थॉरैक्स जिसमें हमारे लंग्स और हार्ट है, फिर पूरा नीचे क्या है, एब्डोमेन। एब्डोमिनल कैविटी में हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इधर लिवर है, पीछे स्टमक के पीछे छोटा सा स्प्लीन है, पीछे की तरफ किडनीज हैं, यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, भरे पड़े हैं, खूब सारे ऑर्गन्स हैं। ये सब कहाँ हैं, सोचो, तुम्हारे इस इतने से एब्डोमिनल कैविटी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, तुम्हारी बॉडी के मेजर ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो पूछते हैं कि थॉरैक्स को और एब्डोमेन को कौन अलग करता है, तो याद रखना कहीं लिखा नहीं है एज सच, डायाफ्राम, ठीक है। ये क्या करता है, रेस्पिरेशन में तो हेल्प करता ही है, वो तो मेन काम है इसका। प्लस डायाफ्राम सेपरेट्स थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन दोनों कैविटी हैं क्या, थॉरैक्स भी एक कैविटी है क्योंकि इसके अंदर भी स्ट्रक्चर्स हैं, एब्डोमेन भी एक कैविटी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका एक बेसिक मैंने आपको बताया, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। गुड बाय।